सालों से कैद किशोर किशोरियां जब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो खुद को आजाद पक्षी समझ बैठते हैं। पर निकल आते हैं उनके। अचानक से इनकी रुचि वीर पुरुष की कहानियों से हटकर प्रेम प्रसंग की ओर हो जाती है। जो लड़के सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते थे वो अचानक से चांद में अपने प्यार का अश्क देखने लगते हैं। पता है, एक तरफ लड़के जो चश्मा लगाए के हाथ में सल्लू वाली ब्रेसलेट पहनकर निकलते हैं सिंगल से मिंगल होने के लिए, वहीं ये लड़कियां इन दिनों काजल थोड़ी गाढ़ी लगाती हैं, बालों को खोल उन्हें बेपरवाह उड़ने देती हैं। इस दौर से गुजर रहे एक प्रेमी प्रेमिका और उनकी प्रेम कहानी को सत्यम कुमार ने लिखा है। फेसबुक पर बात करते हुए जब मिथिलेश ने अपनी जानू से फोटो मांगी तो जानवी ने थोड़ी सी चंचलता दिखाई और कहा, सुनो मिठू, कल फील्ड में फुल्की वाले से अगर जो फुल्की खिलाने का वादा करो तब भेजूंगी। एक रीत चली आई है, जब लोगों का प्यार होता है तो प्यार में पड़े लोग बाद में बदलते हैं। सबसे पहले बदलता है उनका नाम। जानवी सिंह जानू हो जाती हैं और मिथिलेश यादव मिट्ठू बन घूमते हैं। अब प्यार में चांद तारे तक तोड़ने वाले मिथिलेश उर्फ मिट्ठू मियां भला फुल्की के लिए कैसे मना कर देते। जानवी ने अपनी एक फोटो झट से भेज दी जो उसने अपनी चचेरी बहन सुशीला से सिर्फ और सिर्फ मिथिलेश अपने मिट्ठू के लिए ही खिंचवाई थी और बस इंतजार कर रही थी कि कब उसको मिथिलेश मांगे। फोटो को देख मिथिलेश बाबू पूरी रात मुकेश बाबू बने रहे और गुनगुनाते रहे, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बताया था ना, प्यार में पड़े लड़के चंद्रमा में ही अपनी महबूबा को देखते हैं। कॉलेज के चुनाव प्रचार के शोर शराबों के बीच वो बैठे रहते थे लाइब्रेरी में एक साथ। उन्हें ये मनन भैया जिंदाबाद, सिप्रांत भैया जिंदाबाद से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने प्यार को, अपने रिश्ते को आबाद करना चाहते थे, जिंदाबाद करना चाहते थे। लड़कियों के लिए यह समय वाकई बड़ा ही कष्टदायी होता है। एक तरफ जानवी अब खुलकर जीने की शुरुआत की है, पहली दफा प्यार की है, तो वहीं उसकी माँ, उसके घर वालों को अचानक से लड़की बड़ी दिखने लगती है और शुरू होती है एक खोज जो जानवी के मंगनी के साथ ही खत्म होनी है। इधर इन बातों से अनजान वो दोनों अपने ख्वाबों को पिरोते हैं एक एक कर। मिथिलेश एक गल्ला व्यवसायी का पुत्र था, इसलिए उसका बनारस आना जाना लगा रहता था। उसे बनारस बहुत प्रिय था। वो एक बार अपनी जानू के साथ पूरा दिन बनारस के घाटों पर, मंदिरों पर जाना चाहता था। शायद वो सोचता था कि जो काम गांव के ब्रह्म बाबा और डी बाबा न कर पाए वो शायद विश्वनाथ बाबा कर दे। वो हमेशा कहता था, जानू, एक दिन मैं तुम्हें बनारस घुमाऊंगा, चलोगी ना मेरे साथ। जानवी बस मुस्कुराती और कहती, तुम्हारे साथ जन्मों जन्मांतर तक चलने को तैयार है। इस जानवी से बनारस जाने के लिए क्यों पूछते हो? हाँ बाबा, चलूंगी। मिथिलेश को डर सताता रहता था, हर पल जानवी को खो देने का। वो देखते आया था अपने उस समाज को जो जकड़ा हुआ था जाति धर्म के जंजीरों से, पर उसे आस थी कि बिजनेस की अच्छी खासी कमाई पर जानवी के घर वाले माने ना माने, पर सरकारी नौकरी मिल जाने से मान ही जाएंगे। वो अक्सर ही देखता आया था कैसे यह आडंबर सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों के लिए ही बना था। यूं तो मिथिलेश बेरोजगार कतई न था, पर यह समाज सफल सिर्फ उन लोगों को ही मानता है जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, भले ही वो क्लर्क बनकर रोबोट की तरह अपनी जीवन बसर क्यों न कर रहे हो। न जाने इस सोच ने कितने युवाओं के मनोबल पर क्षति पहुंचाया होगा। अपने बाकी साथियों की तरह मिथिलेश बाबू भी पटना जाने की तैयारी करने लगे ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए और वो जानकी के पापा से उसका जीवन भर का साथ मांग सके, उसका हाथ मांग सके। मिथिलेश के पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे
कि उनका लड़का नौकरी चाकरी करे। उनका दुकान गला मंडी में किसी परिचय का मोहताज थोड़े ही था। वो जानते थे इस नौकरी चाकरी में बहुत से लोगों को उनके जिला जवार से दूर कर दिया है। इसलिए उन्होंने पहले तो मिथिलेश को मना कर दिया, पर जल्द ही मिथिलेश के हट के आगे उनकी एक न चली और उन्होंने अनुमति दे दी। जानवी उस रात खूब रोई थी। उसे पता था कल कॉलेज के कैंटीन में या लाइब्रेरी में उसका इंतजार कोई नहीं करेगा। वो अब अकेले हो जाएगी। वो बार बार कहती, मिठू मत जाओ ना, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। कौन खिलाएगा मुझे फुल्की, कौन उन सवालों को समझाएगा जिसे तुम आसानी से हल करके समझा दिया करते थे। मिथिलेश भी बिलख जाना चाहता था, पर वो जानता था अगर वो रो देगा तो जानवी और टूट जाएगी और फिर उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। सो उसने जानवी को बड़े ही प्यार से जान कहकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए ही जा रहा हूं। तुम ही न कहती हो तुम्हारे घर वाले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नौकरी वाले से ही ब्याहेंगे। सुनो, तुम मुझे ऐसे विदा करोगी क्या? जानवी बात को समझ सकती थी, पर उस दुख का क्या, उस विरह, उस वियोग का, उस पीड़ा का क्या जो उनके दूर होने से जानवी और मिथिलेश दोनों को होने वाली थी। ऐसा नहीं है कि लड़का होने की वजह से वो रो ना सका। वो तो हमेशा कहता था, जानवी मैं दुनिया के साथ बैठकर हंस सकता हूं, पर तुम ही हो जिसके साथ मैं दुखी होने पर रो सकता हूं। अपनों की पहचान साथ हंसने से नहीं बल्कि साथ रोने से होती है। उस रात मिथिलेश जगा रहा सारी रात। दुखित मन याद करता रहा उन लम्हों को जिसमें वो जानवी के संग था। अगले दिन मिथिलेश 2 बोरा चाउर और आटा लेकर निकल जाता है अपनी जानवी के प्यार के लिए। प्यार में समर्पण करने की कोई सीमा नहीं होती होगी ना, तभी तो उसे जिस बलिया के चौक चौराहों से इतना लगाव था, जो नुक्कड़ वाले पुन्नू का समोसा खाए बिना एक दिन नहीं रहता था, वो भला कैसे किसी आन शहर रह पाएगा। पटना शहर पहुंचने से पहले उसके दोस्त मिंटू और सूरज उसके पहले से ही तय जगह पर पहुंच गए थे। रूम पर पहुंचकर घर फोन करके पहुंचने की खबर के साथ साथ ये भी बताया कि सारा नाश्ता खा गए हैं अम्मा, अब आराम करेंगे। आशिक लड़कों के लिए क्या झूठ क्या सच, अपनी जानवी से दूर जाने की वजह से वो इतना परेशान था कि क्या भूख क्या प्यास। हाथ मुंह धोकर उसने तुरंत छत की ओर रुख किया। उसने फोन देखा तो डिस्प्ले जानवी के 8 मैसेज आने का दावा कर रहे थे, जिसमें सिर्फ आई लव यू मिठू और रोने वाली इमोजी के साथ आई मिस यू लिखा गया था। वो तुरंत जानवी को फोन लगाया और बोला, जानू तुम ऐसे करोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? मैं तो हार जाऊंगा, हम हार जाएंगे। एसएससी और बैंकिंग ने न जाने कितनों के सपनों को पूरा करने का हिम्मत दिया है, और बाद में जब मेहनत और भाग्य एक साथ नहीं देते हैं ना, तो उन सपनों को वो तोड़ भी देता है। बेचारे मिथिलेश को क्या पता था कि उसके साथ एसएससी छल कर रहा है। पहला साल तो पढ़ाई समझने में लग गया, अगला साल वो कुछ नंबरों से रह जाता है और फिर नकल माफियों के वजह से 1 साल के लिए एसएससी की परीक्षाएं होना ही बंद हो जाती है। इसी बीच कई बार जानवी के विवाह की बात चलती, वो बार बार मना कर देती, पर आखिर कब तक? कई दफा जानवी के घर वालों को समझाने के बाद आखिर जानवी ने उनसे कह ही दिया कि वो सिर्फ मिथिलेश के साथ खुश रहेगी, पर समाज के लोक लाज डर से घर वालों ने उनकी एक न सुनी। वो बार बार रोती और मिथिलेश से कहती कि मैं मर जाऊंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। उसके मरने की बात से मिथिलेश को बहुत आघात पहुंचता था। उसे लगता था कि ये सब उसकी सिर्फ नाकामियों के वजह से हो रहा है। आखिर एक रोज जहर की पुड़िया जानवी की माँ जानवी के हाथों में रख के कहती है, या तो मुझे खिला दे या घर की इज्जत रख ले। मैं सोचता हूं कि आखिर घर की इज्जत सिर्फ बेटियों पर क्यों निर्भर रहती है। खैर,
आखिर जानवी को दबाव की वजह से शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा, पर उसने मिथिलेश से ना ही बात करना छोड़ा, ना ही उसे मिट्ठू कहना। हालांकि मिथिलेश ने कई बार ये सोचा कि वो मना कर दे, कि जानवी उसे फोन ना करे, पर फिर उसके दर्द को महसूस कर वो बोल नहीं पाता। अभागा मिथिलेश भी क्या कहता, वो जानता था अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे बस संभलना था और संभालना था अपनी जानू को। वो जानता था कि उनके अब सारे सपनों का अंत होने वाला है, घर वालों के जिद के आगे। इसलिए वो बस चुप रहा। शादी से एक दिन पहले शाम को मिथिलेश से जानवी कहती है, याद है तुम मुझे बनारस घुमाने वाले थे ना? देखो ना, कल मैं बनारस की ही होने जा रही हूं। और फिर कुछ देर तक दोनों शांत हो गए और उनकी खामोशियों ने बात करना शुरू कर दिया। मिथिलेश कुछ नहीं भूला था, कुछ भी नहीं। मैं सोचता हूं ख्वाबों के सपनों के भी कोई भगवान होते होंगे ना? हाँ, बेशक ही होते होंगे। यह बात बनारस के दशाश्वमेध घाट पर बैठे बैठे जानवी से मिथिलेश कह रहा था। देखो ना, हम आखिर आ ही गए ना काशी महाराज की नगरी बनारस में। जानवी ने बात सुनी, पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। वे बस हाँ करके मिथिलेश की हथेली को पकड़ ली। मिथिलेश, मेरे जाने के बाद तुम औरों की तरह मुझे बेवफा तो नहीं कह दोगे ना? तुम तो सब कुछ जानते हो ना, हमारा प्यार अधूरा रह गया ना? बोलो ना मिथिलेश, कह करके वो उसके कंधों पर सर रखकर रोने लगी। मिथिलेश भी चुप रहा, उसे रो लेने दिया। जानू, कौन कहता है हमारा प्यार अधूरा रह गया? हम दोनों हमेशा याद रखेंगे। जब भी तुम बनारस मंदिरों में या घाटों पर अपने जीवन साथी के साथ आओगी ना, यकीन मानो मुझे महसूस करोगी। जानू, हम में से कोई बेवफा नहीं है। देखो, तभी ना हम दोनों इस फैसले के साथ हैं। तुम और कर भी क्या सकती हो? सुनो, मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, पर मैं ये नहीं चाहता था कि इस रिश्ते की नींव हमारे प्रियजनों के दुखों पर खड़ी हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, और तुम्हारे इस फैसले से मेरा प्यार तुम्हारे लिए और कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जानू, हम अपनी अपनी दुनिया में भले किसी के भी साथ रहें, पर हम हमेशा एक दूसरे के लिए खास होंगे, है ना? उसने जानवी से कहा, देखो जानवी, तुम खुश रहना, मुझे तुम्हारी खुशी से सुकून मिलती है। मिथिलेश समझदार था। वो उन लड़कों में से बिल्कुल न था जो बिछड़ने के बाद अपनी प्रीति के लिए कबीर सिंह बना रहे, पूरा दिन धुत रहे। और वो तो थूकता था कबीर सिंह जैसे लड़कों पर। मिथिलेश तय कर चुका था, वो अब दूसरे शहर में नहीं रहेगा। वो वापस चले जाएगा अपने शहर बलिया। उसने सोच रखा था कि वो दुकान पर पूरा हाथ बटाएगा ताकि वो कमजोर ना पड़ जाए। अक्सर प्रेम वियोग प्रेमी प्रेमिकाओं के अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। वो खोखला नहीं होना चाहता था। जानवी, जो अब थोड़ी दूर खड़ी नदी को देख रही थी, जो अब तक खुद को रोक रखी थी, अब बिलख पड़ी, चिल्लाने लगी उस मिथिलेश के ऊपर जिससे उसने सिर्फ प्यार से बात किया था। तुम कैसे कर सकते हो? कैसे जाने दे सकते हो मुझे? भूल गए सब वादे? बताओ, मुझे ले चलो ना इन सबसे दूर। तुम तो सब जानते हो ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। फिर क्यों? क्या इसलिए हमने प्यार किया था कि मुझे कोई और ब्याह ले जाए? मिथिलेश उसकी इन बातों को सुनकर बस उसे गले लगा लेना चाहता था, शायद आखिरी बार। वो जानता था कि जानवी ऐसा कभी नहीं कहेगी। वो खुद न तो अपने घर वालों के विरुद्ध जाएगी और न ही उसे जाने देगी। वो बस गले लगा लेना चाहता था आखिरी बार, पर वो जैसे ही आगे बढ़ा तो बिस्तर से गिर गया। उसका सपना टूटा और खुद को पटना के गुप्ता लाज के 8x8 कमरे में पाया। मिथिलेश आखिरी बार गले लगाकर अलविदा भी ना कह सका। जानवी जा चुकी थी हमेशा के लिए। पर देखिए ना, मिथिलेश अब रो भी नहीं सकता था। उसकी जानवी जो संग न थी उसके। वो बस घुटता रहा कुछ दिन पटना की तंग गलियों में।
ये कहानी सिर्फ मिथिलेश और जाह्नवी की नहीं, ये तमाम उन प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी है जिन्हें हार जाना पड़ता है, कभी जाति तो कभी सरकारी नौकरी की वजह से, पर उनका प्यार अधूरा नहीं रहता।